कैसे हैं आप सब? अब often students ask me, they come to me after the exam results are out and tell me कि मैम हमने ना सारा अटेम्प्ट किया था मैम, 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, 90 मार्क्स का, और मेरे अकॉर्डिंग ना 70 मार्क्स के मेरे आंसर ठीक थे मैम, फिर भी 50 मार्क्स है मैम, समझ ही नहीं आता इतने कम मार्क्स की बातें। सारा मैम अच्छे से अटेम्प्ट किया था, आंसर भी मैम आके चेक किए थे, तब भी पता नहीं कैसे मार्क्स काट लिए। अब इसी का रीजन ना मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा आपको आंसर कैसे लिखने। आंसर आना जरूरी है, मगर आंसर को प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एग्जामिनर को कैसे एक्सप्रेस करोगे कि आपको ये चीज आती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपको जो है, आपने एक आंसर 8 नंबर का अटेम्प्ट किया, तो आपको वो आंसर A to Z कैसे करना है वो आता है, उसमें एक एक सेक्शन जो यूज हुआ, यू नो अबाउट दैट। तो ये कैसे प्रेजेंट करना है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले मैं ना आपको ये बताऊंगी कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए विद एन एग्जाम्पल, फिर ये बताऊंगी कि प्रेजेंटेशन क्या रखते हैं, किस वजह से मार्क्स कटते। देखो अब ना ये एक क्वेश्चन है किसका, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम का, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले आप ये चीज देखो, मैंने जो है आंसर मिडल में लिखा है, आपको ऐसे ही लिखना है और उसको अंडरलाइन भी करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना सुंदर लगता है ऐसे देख के जब स्टूडेंट ऐसे लिखता है, कितना ऑर्गेनाइज लगता है। दूसरी चीज आपको दोनों साइड पे देखना है, मार्जिन है, मार्जिन हो, क्योंकि लेफ्ट साइड का मार्जिन तो होता ही है, राइट में आपको बनाना, और मार्जिन के बीच में ही लिखना है। मार्जिन का पर्पस यही होता है कि आप उसके बीच में एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करें और थोड़ा सा सिमेट्रिकल लगे काम, ऑर्गेनाइज लगे, सुंदर लगे, है ना। आंसर तो बहुतों के ठीक होते हैं, स्टूडेंट कैसे आंसर को एक्सप्रेस करता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करना। आप थोड़ा सा घर पे जो है प्रैक्टिस करो इस चीज की, एक दो एग्जामिनेशन पेपर ट्राई करो अपने आप से, आपकी स्पीड भी बन जाएगी। इट डज नॉट टेक टाइम एट ऑल। और ऐसा करने से आपके जहां 8 में से 4 आ रहे थे, 6 आ जाएंगे, एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा। तो पहली चीज मैंने ये बताई, फर्स्ट थिंग, कि आपको जो है आंसर मिडल में लिखना है। सेकेंड थिंग मैंने ये बताई, मार्जिन डालना है, मार्जिन के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करना है। और फिर मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको असेसी का नाम ना यहाँ पे जरूर लिखना है, बच्चे कितना लिखते हैं, स्टूडेंट्स कितना लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, बस ये बताता भाई मैं टैक्सेबल इनकम कंप्यूट कर रहा हूँ, किसकी कंप्यूट कर रहा हूँ, किस असेसमेंट ईयर की कंप्यूट कर रहा हूँ, कुछ नहीं बताते। तो एग्जामिनर तो परेशान होगा ही ना। तो आप जो है ये लिखो, किसकी टैक्सेबल इनकम का कंप्यूटेशन कर रहे हैं आप, और असेसमेंट ईयर कौन सा है आपका, दोनों चीज को यहाँ पे लिखना है आपको। नेक्स्ट थिंग इज कि आप जो है रुपीज, आपको करेंसी जरूर, ठीक, करेंसी लिखना नहीं भूलेंगे। तीसरी चीज कि जो भी आप देखो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी वॉट एवर यू कैलकुलेट, आप यहाँ बताइए कि आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। आपके माइंड में कैलकुलेशन किया आपने, हाँ 50,000 और 12 महीने 6 लाख रुपए, चलो मैं 6 लाख लिख देता हूँ। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने 6 लाख कैसे लिखा? आप एग्जामिनर से मेहनत मत करो, पेपर आपका है उनका नहीं है। उनको तो ऊपर ऊपर देख के पता चलना चाहिए आपने ऐसे जो है अटेम्प्ट किया। आप मेहनत क्यों करा रहे हो एग्जामिनर से? बहुत सारे पेपर से चेक करने के लिए। आप अपना पेपर ऐसे अटेम्प्ट करो कि भाई एग्जामिनर देखे और उसे लगे कि क्लियर है, अच्छा है, टिक टिक टिक, मार्क्स दिए, खत्म। आप एग्जामिनर से मत हार्ड वर्क कराओ पेपर चेक कराने में। फिर आपने ये नेक्स्ट कैलकुलेट किया 2,40,000 डियर अराउंड, देखा क्वेश्चन में 40% है, चलो 6 लाख का 40% निकाला, 2,40,000, खत्म। तो एग्जामिनर को कौन बताएगा कि बेसिक सैलरी का 40% डी है? ये आप ही तो बताएंगे ना, आपका पेपर है तो आप बताएंगे, तो इसको लिखो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। क्या डिफिकल्ट है इसमें? 2-3 वर्ड्स, 3-4 मिनट मैक्सिमम एक्स्ट्रा लग जाएंगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। 8 में से जहां आपके 4 आ रहे हैं वहां 6 आ जाएंगे, कितनी अच्छी बात है। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा और रिजल्ट बहुत ज्यादा। फिर अब आ जाओ सेक्शन पे। अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो आप सेक्शन नंबर लिखो, याद नहीं है तो छोड़ दो सेक्शन नंबर।
जब तक डाउटफुल है तब तक मत लिखो। आपने यहाँ पे अगर गलती से भी सेक्शन 11 सब सेक्शन 14 लिख दिया ना, तो समझो आपने तो ब्लंडर कर दिया, ब्लंडर। आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, एग्जामिनर दुखी हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा एग्जामिनर को कि आपने सेक्शन नंबर गलत लिखा क्यों। तो आपको अगर याद है तो लिखिए, सेक्शन याद है, सब सेक्शन नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मत लिखो ना। आप जितना याद है उतना लिखो, गलत मत लिखे हो प्लीज। डू नॉट राइट रॉन्ग सेक्शंस और सब सेक्शंस और क्लॉजेस. Write only when you remember them, or only if you remember them. If you do not remember them, even if you are slightly doubtful, then do not write any sections. That will be better than writing wrong ones. Are you getting my point? Are you getting my point? फिर यहाँ पे आपने लेस लिखना है, एड जहां हो रहा है वहां एड लिखना है। फिर देखो बहुत ज्यादा ना इंपॉर्टेंट बात आती है जो स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते हैं। आपको जो है ना माय डियर फ्रेंड सेक्शन एक्सप्लेन करना है, लॉ एक्सप्लेन करना है। यू हैव टू टेल द एग्जामिनर कि भाई मैंने जो है ये लॉ लगाया तो ये लॉ मुझे आता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये लॉ ऐसे आता है, मैं लिख भी रहा हूँ देखिए। तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, फिर वो आपको मार्क्स देगा। तो जहां आपने ये लॉ एक्सप्लेन नहीं किया ना वहां वो आपके मार्क्स काटेंगे। और ऑब्वियसली है, जस्टिस भी है, आप बता ही नहीं रहे एग्जामिनर को आपने ये 2800 कैसे निकाला, उनको सपना आएगा। यू विल हैव टू टेल द एग्जामिनर नो। अच्छा आपने जो है नोट्स तो लिख दिए, यहाँ पे लिखना भूल गए नोट माना। अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, वो तो आंसर ऐसे चेक करेगा। तो आप जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए सी नोट 1, सी नोट 2, सी नोट 3, ताकि एग्जामिनर जो है जब यहाँ पे फिगर देखे, नोट देखें, तब वो इन नोट्स के ऊपर भी जाए और इस लॉ को पढ़े। यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ प्रॉपरली सो दैट द एग्जामिनर गिव्स यू गुड मार्क्स। अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स फॉलो करेंगे ना तो आपके 8 में से 8 आ सकते हैं, अगर आपको आंसर आता है तो। अच्छा अब हम जो है एक ऐसा पेपर देते हैं जो स्टूडेंट्स देखते हैं, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करके आते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं आंसर, ना अंडरलाइन करते हैं, छोटा सा लिख देते हैं, जैसे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। फिर यहाँ लिखा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ना असेस्टी का नाम, ना असेसमेंट ईयर, तो बड़ी गलत बात है ना। अच्छा अब जो है राइट वाला तो मार्जिन बनाया ही नहीं, चलो बनाया ही नहीं। आपने लेफ्ट वाले मार्जिन का पर्पस भी डिफीट कर, कैसे, आपने जो जो लिखा यहाँ से क्रॉस कर दिया। और ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में, उनको पता नहीं चलता क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो ब्लंडर कर रहे हो आप। आपने तो मार्जिन का पर्पस ही डिफीट कर दिया, आपको मार्जिन के अंदर लिखना है, आप मार्जिन को क्रॉस कर रहे हो। कितना गंदा लग रहा है, आप सोच के देखो, इट इज नॉट लुकिंग नाइस नो। तो एग्जामिनर को भी तो गंदा लगेगा। अब आगे चलते हैं, अब आपने नोट तो लिखे मगर नोट देखो आपने कैसे लिखे, ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स। अब याद करो कभी ना कभी आपने पेपर दिया तो ऐसे लिखा कि नहीं लिखा, तो ये बहुत गलत है। आप जहां आपने मार्जिन का पर्पस डिफीट किया, इतना गंदा लग रहा है देखने में, तो एग्जामिनर को भी तो गंदा लगेगा ना, ही विल नॉट बी इंटरेस्ट, वो मार्क्स ठीक से नहीं देंगे आपको। प्लस देखो जब आपकी जो शीट्स होती है ना, आप ऊपर से टाई करते हैं तो आप उसको मोड़ेंगे, जब एग्जामिनर चेक करेंगे तो उन शीट्स को मोड़ेंगे। जब उन शीट्स को मोड़ेंगे तो ये जो वर्ड्स नंबर्स आपने लिखे हैं ये छुप जाएंगे, तो ये चेक ही नहीं होंगे। तो इसलिए भी जरूरी है कि आप जो है मार्जिन के बीच में लिखें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब मैंने एक छोटी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपके लिए बनाई है, थोड़ा देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका, आई विल नॉट बोर यू। पहले तो मैंने आपको ये बताया भी मार्जिन आपको दोनों साइड देखना है, वो लेफ्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे आप बनाएं और मार्जिन के अंदर ही लिखें, कृपया मार्जिन के अंदर ही लिखें। अच्छा ये भी चीज आपको समझ आ गई होगी कि आंसर को मिडल में लिखना है। फिर ये भी मैंने आपको बताया भी असेसमेंट ईयर और असेसी दोनों का नाम होना चाहिए। फिर नोट्स भी मैंने आपको बताया भी जहां जहां आपको लगता है कि लॉ एक्सप्लेन करने की जरूरत है वहां नोट्स बनाइए, एग्जामिनर को बताइए कृपया कि मुझे ये आता है, देखो मुझे आता है, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे मार्क्स दो। समझ आया? अच्छा अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रॉन्ग सेक्शन नंबर्स मत लिखो प्लीज, रॉन्ग सेक्शन नंबर्स मत लिखो। अगर नहीं आते तो छोड़ दो, डू नॉट राइट रॉन्ग, है ना। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो क्या हुआ, आपको ना टी लिखना था, आपने लिख दिया आर,
अब आपने क्या किया, यहीं पे टी बना दिया। अब ना तो ये साला आर लग रहा है ना ये टी लग रहा है, इसको कहते हैं ओवर राइटिंग। ये आपको नहीं करनी। न्यू आपको समझ आ रही है क्या लिखे? आपको सब सपोज करो आपको बनाना था एल, आपने टी बना दिया। अब हमने सोचा यार अब ना मैंने गलती से बना दिया, कोई बात नहीं इसी को चेंज कर देता हूँ, तो इसी पे आपने इसको एल बना दिया। अब दिस इज नीदर टी नॉट नॉर एल, क्या है मुझे बताओ? आप एग्जामिनेशन में ऐसे लिख कर आते हैं, अब अगर ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनेशन को समझ ही नहीं आएगा ना, तो आप ऐसा मत लिखें। फिर अगर आपने आपने कुछ लिखा, सपोज करो आपने कुछ भी लिखा और आपने जो है ऐसे लिख दिया, समझ ही नहीं आया, मतलब आपने बेसिकली आपकी हैंडराइटिंग जो है इट इज नॉट एट ऑल लेजिबल, एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रही, जल्दी जल्दी में आपने कुछ भी लिख दिया, तो ये तो फिर जब एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रही तो वो चेक क्या करेगा? तो योर हैंडराइटिंग शुड बी लेजिबल। देखो आप ना एग्जामिनर से मेहनत नहीं करवा सकते। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि भाई एग्जामिनर आपके लिए मेहनत करेगा समझेगा, तो वैसे नहीं करेंगे ना, और काट देंगे मार्क्स, उनको समझ नहीं आएगा तो। और ये डिफिकल्ट का है, आपको थोड़ा सा अच्छा लिखना है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करनी है, आपको आंसर बीच में लिखना है, आपको मार्जिन डालने हैं, 3 से 4 मिनट आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, बस खत्म। अच्छा नेक्स्ट, अवॉइड कटिंग्स। अब क्या होता है कि आपने जो है प्रीवियस की स्पेलिंग गलत लिख दी ना, तो आप जो है ऐसे कटिंग करते हो, ऐसे ड्राइंग करते हो, ड्राइंग। ये अच्छा लग रहा है आपको, एग्जामिनर को भी अच्छा नहीं लगता। आप ऐसे इसको काट के फिर ऊपर लिख देते हो, बड़ा गंदा लग रहा है ना, नहीं लग रहा ना अच्छा। आप उसको ऐसे काटिए, ऐसे बस एक लाइन से काटिए कि वो कटे कटा हुआ दिखे बस। अब देखो जैसे मुझसे आर गलत हो गया, तो मैंने उसको ओवरराइट नहीं किया, मैंने आर को हटाया और फिर मैंने जो है फिर से लिखा। ऐसा करने में क्या कष्ट है? अब देखो मैंने 2 लाइन्स डाली, ये भी गंदा नहीं लग रहा, ये भी ठीक लग रहा है, बस खत्म। अब ये ही कुछ चंद चीजें, दीज आर सम थिंग्स जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। यही रीजन है कि क्वेश्चन आते हुए भी आपके मार्क्स कई बार नहीं आते। और दिस इज नॉट डिफिकल्ट माय फ्रेंड्स, इट विल टेक वेरी लिटिल टाइम, 3 to 4 मिनट्स एक्स्ट्रा। एक और चीज का आप ध्यान अगर रखो ना तो आपका पेपर बड़ा ही सुंदर हो जाएगा। हर आंसर के बाद जो है आप अपने पेंसिल से लाइन लगाइए, हर आंसर के बाद। और ये तो आपको पता है कि आपको हर नया आंसर नए पेज से स्टार्ट करना है, दिस यू नो। हर आंसर के बाद आप जो है एक लाइन बनाइए ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये आंसर यहाँ खत्म हो गया। ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं, मार्क्स गेन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट, टैक्स इज वेरी इजी, इनफैक्ट इट इज वेरी इजी। आप ये कुछ चीजें फॉलो करिए और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। चलिए, आई होप यू फॉलो दीज थिंग्स एंड आई होप यू एक्सेल इन टैक्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।